Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, welcome to the day 2 of Super 3000 MCQ series. So guys, day 1 तक हमने मोल कॉन्सेप्ट के 15 बेहतरीन सुपर झक्कास तगड़े सवाल हमने कर लिए थे और आज बचे खुचे जो भी क्वेश्चन है उसको हम पूरा करेंगे। आज के क्लास में अपने पास 13 या 14 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होने वाले हैं तो और बहुत ही यूनिक होंगे, तो उनको आज हम लोग खत्म कर लेंगे। मोल कॉन्सेप्ट का बिल्कुल एकदम है ना तैयार हो जाएगा, सुंदर सुंदर मोल कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए हो जाएगा तैयार। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा सेशन, तगड़ा सा सेशन, जोश और जुनून वाला सेशन। लेट्स स्टार्ट, लेट्स रॉक। सो गाइस, ये अपना आज का क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बेसिकली बेस्ड है टॉपिक मॉलिक्यूलर फार्मूला पे एंड कंबशन पे। ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर कंबशन पे तो हमने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन किए थे, इसको कराने क्या जरूरत है। ऑब्वियसली लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन करे थे वो कंबशन हमने हाइड्रोकार्बन के करे थे और CXH/OZ के करे थे, जो कि एनटीए कई बार पूछ चुका है। लेकिन वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला केस अभी तक पूछा नहीं है, तो पूछ सकता है क्योंकि एनटीए का ट्रेंड अभी चल रहा है कि जो हमने नहीं पूछा है वही हम पूछेंगे। ठीक है, तो उस ट्रेंड में हम भी फिट हो जाते हैं ना, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 10 ml ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मींस हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें कि क्या है भैया, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसका वॉल्यूम दिया है 10 ml, इज मिक्स्ड विद 30 ml ऑफ H2। तो हमने क्या किया, इसको भाई मिक्स कर दिया H2 के साथ, जो कि क्या है 30 ml है, टू प्रोड्यूस। अब ये जब ये दोनों मिलते हैं तो अपनी दुनिया नहीं बस आते हैं, किसी और की दुनिया बस आते हैं। क्या ये प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं H2O लिक्विड और साथ में क्या बनाते हैं, 10 ml बनाते हैं N2 गैस को, 10 ml बनाते हैं N2 गैस को। तो बोला जा रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इफ बोथ रिएक्टेंट्स रिएक्ट कंप्लीटली इज, मींस ये और ये पूरा खत्म हो जाता है, कोई यहां पे बचता नहीं है और तब 10 ml N2 बन रहा है। तो बताना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा। एक बात तो तय है कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पता नहीं है, क्योंकि वही तो हमसे पूछा है। तो जो नहीं पता उसको मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। तो सपोज दैट कि जो अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड है ये क्या है, NXOY है, NXOY है। क्यों NXOY है, क्योंकि जो अपना कंपाउंड है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना। तो N के अगर X एटम, ऑक्सीजन के Y एटम, ऐसा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जब ये लिख लिया उसके बाद क्या रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने लिख लिया, फिर रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन लिखते हैं, जो अपना NXOY है वो बेसिकली रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, H2 के साथ। और ये बेसिकली क्या बना रहा है, एक तो बना रहा है अपना H2O लिक्विड और साथ में प्यार से बना रहा है N2 गैस। ठीक है, ओके। अब इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो बैलेंस कर दो, जिंदगी में बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो नाइट्रोजन के इधर है X एटम, तो इधर भी क्या होना चाहिए, X एटम। तो यहां पे क्या लिखोगे, X/2, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। क्लियर, X/2 क्यों लिखा, क्योंकि ये N2 है, 2 काट दो, X एटम आ जाएंगे नाइट्रोजन के। क्लियर। सिमिलरली अपने को ऑक्सीजन के क्या चाहिए, Y एटम चाहिए। तो ऑक्सीजन का अगर चाहिए Y एटम तो Y यहां पे लगाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, तो H2 है Y, तो यहां पे भी क्या आएगा, Y आएगा। क्लियर। अच्छा, इस रिएक्शन को पढ़ेंगे कैसे यूडियोमेट्री में, कि अगर इसका 1 ml रिएक्ट करता है, अगर इसका 1 ml रिएक्ट करता है तो H2 का Y ml रिएक्ट करेगा और उस टाइम पे N2 अपना XY2 ml बनेगा। हाँ या ना, हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, हाँ सर। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोला कि कंपाउंड का लिया है 10 ml, तो अगर इसका मान लो कि 10 ml हम लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है H2 का कितना ml रिक्वायर्ड होगा, तो बताना ये क्या 10 Y ml रिक्वायर्ड होगा, है ना, कंप्लीट रिएक्शन के लिए। और फिर बनेगा N2 कितना, तो इसके देखो एक वॉल्यूम से N2 कितना बनता है, X/2 वॉल्यूम बनता है। तो अगर 10 ml लिया है तो N2 कितना बनेगा, 10X/2 वॉल्यूम बनेगा, मींस 10X/2 ml बनेगा। क्लियर, क्लियर, हाँ या ना बोल, हाँ। अब H2 हमारी नजर में, आपकी नजर में 10Y ml है, लेकिन क्वेश्चन की नजर में ये क्या है, 30 ml है, मींस 10Y इज इक्वल टू 30 ml। हाँ या ना बोल। तो क्या यहां से Y की वैल्यू 3 आ गई, Y की वैल्यू 3 आ गई। आगे वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, N2O3 सॉरी भाई, हाँ N2O3 हो जाए, OY था। चलो कोई बात नहीं, हमें पूरा सॉल्व करना है सर,
कर लो ना, कौन रोका है तुमसे, कौन रोका है? देख लो, जो अपना N2 बना है वो बेसिकली 10 ml बना है क्वेश्चन की नजर में, लेकिन हमारी नजर में, आपकी नजर में ये कितना है? 10x/2 है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 10। तो 10 से 10 गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी भाई 2। तो इसका मतलब जो अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NXOY लिखा था वो कुछ और नहीं बल्कि क्या, ये N2O3 है। क्लियर? नोट कर लो। आई होप कि सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलो बढ़ते फिर आगे, नोट कर। सो गाइस, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि है बेसिकली स्टोइकियोमेट्री पे रिएक्शन बेस्ड है ना। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। मास ऑफ सुक्रोज C12H22O11, इसको क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं। आपको ग्लूकोज, सुक्रोज ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग 84 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 56 लीटर O2 एट 1 atm एंड 273 केल्विन अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग सुक्रोज बन रहा है, तो बताओ मास कितना बनेगा सुक्रोज का? ठीक है, हाँ, जब कार्बन यहां पे लिया गया कितना? 84 ग्राम कार्बन लिया गया है, 12 ग्राम क्या लिया गया है? H2 लिया गया है, और 56 लीटर क्या लिया गया है? O2 लिया गया है एट 1 atm एंड 273 केल्विन। जैसे ही इसको आपने देखा तो आपके माइंड में चलना चाहिए कि यही तो STP होता है, मतलब 56 लीटर O2 एट STP है। ठीक है, तो बोल रहा है कि भैया मास ऑफ सुक्रोज बताओ। अब सुक्रोज बन रहा है इस रिएक्शन में, अगर हमको सुक्रोज का मास बताना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स ऑफ सुक्रोज पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, देन मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ सुक्रोज आ जाएगा। क्लियर? हाँ, अब सुक्रोज कितना बनेगा ये डिसाइड कौन करेगा? रिएक्टेंट डिसाइड करेगा। हम और तुम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं, रिएक्टेंट डिसाइड करेगा। अब रिएक्टेंट यहां पे है 3, है ना, कार्बन भी है, H2 भी है, O2 भी है। तो इनमें पहले होगी लड़ाई कि किसके बेसिस पे ये बनेगा। तो इस लड़ाई को सॉल्व करने के लिए केमिस्ट लोगों ने क्या किया? बोला कि लिमिटिंग रेजेंट जो होगा उसी के बेसिस पे प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? लिमिटिंग रेजेंट निकालना पड़ेगा, जो कि क्या होता है? मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जिस स्पीसीज के लिए मिनिमम आता है वही स्पीसीज अपना क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो अब सबसे पहले सबके मोल निकाल लो। तो कार्बन के अगर आप मोल्स निकालो तो 84/12, 12 25 60 12 6 72 12 7 84, मतलब 7 मोल हो जाएंगे। डायरेक्ट निकालना भैया। हाइड्रोजन के अगर आप मोल्स निकालो तो ये क्या हो जाए? 12/2, मतलब ये क्या हो गया? 6 मोल हो गया। और ऑक्सीजन के अगर आप मोल निकालो तो ये क्या हो जाएगा? 56/22.4। ये बेसिकली कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2.5 मोल। ठीक है, हाँ। तो अब क्या करोगे? मोल सब क्या आ गए? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। 7/1 7, 6/1 6, 2.5/1 2.5, सबसे मिनिमम ये कर गए गलत। ये रिएक्शन बैलेंस ही नहीं है अभी, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है यार। सबसे पहले बैलेंस करो यार, तुम 2 रुपए वाली बात कर रहे हो। बिना बैलेंस किए हुए तुम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिए हैं, ये तो 2 रुपए वाली बात होगी यार। कार्बन है 12, तो मतलब यहां पे क्या आएगा? 12, मतलब अपना रिएक्शन हुआ 12 कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितना है भैया? 22 है। तो हाइड्रोजन 22 है, तो यहां पे क्या आएगा? 11 आएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन इधर 11 है, तो यहां पे क्या आएगा? 11/2 आएगा। क्या रिएक्शन आपका बैलेंस हो चुका है? जी हां, जी हां, बैलेंस हो चुका है। अब देखो जब आप करोगे कहानी, मतलब इसके मोल्स कितने थे? चलो मैं इधर लिख देता हूं, 7/12, ये हो गया कार्बन का। और H2 का क्या हो जाए? H2 का हो जाएगा 6/11, और ध्यान समझो 2.5/11/2, 2.5/11/2, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस ये क्या हो गया? 5/11 हो गया। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। एक बात तो कंफर्म है, H2 तो अपना लिमिटिंग रेजेंट नहीं होगा। कुछ लोग होंगे ना एग्जैक्ट भाग गुना करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, वो एग्जैक्ट भाग गुना करने लगते हैं। जरूरत नहीं यार उसकी। तुम देखो ना 6/11 और 5/11 में छोटा कौन है? 5/11, तो ये तो रेस से पहले बाहर हो गया। 7/12 और 5/11 में भी छोटा क्या कौन होगा? सोचो, इधर न्यूमरेटर में 2 बढ़ा है, डिनोमिनेटर में 1 बढ़ा है। तुम जो भी हो कैलकुलेशन कर लेना, ये ज्यादा ही आएगा, मींस ये भी अपना लिमिटिंग रेजेंट नहीं होगा। सबसे मिनिमम आ रहा है ऑक्सीजन के लिए, मींस यहां पे क्या होगा भैया? ऑक्सीजन होगा लिमिटिंग रेजेंट। देख लो, क्या सबको समझ में आ गया? ऑब्वियसली। ठीक है, ओके। तो अब मैं सारी कहानी को हटा रहा हूं, बाकी को, है ना, क्योंकि मुझे लिखने की भी तो जगह चाहिए कुछ। ठीक है, इसका मतलब एक बार डिसाइड हो गया
कि O2 जो है वो अपना क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। O2 ही अपना क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जो सुक्रोज बनेगा वो O2 के बेसिस पे बनेगा। अब O2 के मोल्स कितने लिए हैं, 2.5। चलो इन दोनों के बीच स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन लगा दो, तो मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 11/2, दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ सुक्रोज डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो यहां से मोल ऑफ O2 कितना था, 2.5 था, इंटू हो जाएगा 2/11। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू मोल ऑफ सुक्रोज। हाँ या ना, हाँ सर। अब अगर मैं निकालना है मास ऑफ सुक्रोज, तो मास ऑफ सुक्रोज कितना होगा, मास ऑफ सुक्रोज होगा मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। तो मोल ऑफ सुक्रोज क्या आया, 5/11, और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट याद होना चाहिए 342 ग्राम पर मोल। अगर नहीं याद है तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एग्जाम में जोड़ना पड़ेगा सबके एटॉमिक मास को, और वो बड़ा कैलकुलेशन होगा तो टाइम आपका ज्यादा जाएगा। इसलिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट शायद 180 होता है, सुक्रोज का 342 होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मास ऑफ सुक्रोज इतना आ जाएगा, है ना। तो ग्राम पर मोल नहीं लिखेंगे, सिर्फ ग्राम। ठीक है, ओके, क्लियर क्लियर, किसी कोई डाउट नहीं। तो ये भी था अपना न्यूमेरिकल टाइप, ये भी था अपना न्यूमेरिकल टाइप। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि ये है ड्यूमास मेथड पे, जो कि हम लोग पढ़ते हैं POC में, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, चलो कहीं कहीं मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैंने ले लिया, क्या पता क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, क्या कहा जा रहा है समझते हैं, कोई डरेगा नहीं इतने बड़े क्वेश्चन से। बड़ा जरूर हो क्वेश्चन, लेकिन छोटा होगा सॉल्यूशन। ठीक है, ये गारंटी है। क्या कहा जा रहा है, इन द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन यूजिंग ड्यूमास मेथड, जैसे जेल्डॉल मेथड हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करने के लिए यूज होता है ना, कि किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन है कि नहीं है, और है तो कितना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जेल्डॉल मेथड, बिल्कुल उसी के जैसे ये क्या है, ड्यूमास मेथड है। इन द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन यूजिंग ड्यूमास मेथड, N2 गैस लिबरेटेड फ्रॉम 0.42। सर आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूं। बेसिकली सबसे पहले ड्यूमास मेथड क्या होता है, कि जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें कि अगर नाइट्रोजन है, उसको हम हीट करते हैं, किसके साथ, CuO के साथ हीट करते हैं, तो यहां पे बेसिकली क्या बनता है, N2 गैस बनता है, N2 गैस बनता है ना। जो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, N2 गैस कितना बना है ये हम मेजर कर लेते हैं, N2 गैस कितना बना है ये हम मेजर कर लेते हैं। तो अब ये सी बात है, जितना N2 गैस इधर बना है उतना ही रहा होगा नाइट्रोजन किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो हो गया ना क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर, हाँ अब समझ में आएगा क्वेश्चन, कि इन द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन यूजिंग ड्यूमास मेथड, N2 गैस लिबरेटेड फ्रॉम 0.42 ग्राम ऑफ सैंपल। मींस ये जो अपना सैंपल है ये कितना लिया है, 0.42 ग्राम लिया है, इसको हीट कर दिया है ना, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज कलेक्टेड ओवर वाटर। और यहां पे जो नाइट्रोजन हम कलेक्ट करते हैं वो कहां कलेक्ट करते हैं, वाटर के ऊपर, है ना। तो ओवर वाटर हमेशा नाइट्रोजन को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट आने वाले यहां पे। ठीक है, हाँ, कलेक्टेड ओवर वाटर इफ द वॉल्यूम ऑफ N2 गैस कलेक्टेड वाज 100/11 ml। तो जो N2 गैस मिला है इसका वॉल्यूम क्या है, 100/11 ml है ना, एट टोटल प्रेशर ऑफ 860 mm ऑफ Hg। टोटल प्रेशर क्या है, 860 mm ऑफ Hg है। अभी रुक जाना, मैं इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से कराऊंगा, इतना प्यार से कि कहोगे सर मजा आ गया। ठीक है, चलो टोटल प्रेशर 860 mm ऑफ Hg एंड 250 केल्विन, 250 केल्विन परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यही तो पूछा जाता है, ड्यूमास मेथड हो, जेल्डॉल मेथड हो, सब में यही पूछा जाता है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बता दो कंपाउंड में कितना था। तो यार कंपाउंड का मास पता है कि 0.42 ग्राम है, अगर हम ये पता कर लेते हैं कि इसमें नाइट्रोजन का मास कितना है तो परसेंटेज भी आ जाएगा। क्लियर, अब नाइट्रोजन का मास कैसे पता करोगे, जब नाइट्रोजन के मोल पता हो। अब मोल कैसे पता करेंगे, तो आसानी से कर सकते हैं यार। N2 का देखो वॉल्यूम दिया है, ऑब्वियसली दिया हुआ है। क्या टेम्परेचर दिया है, क्या प्रेशर दिया है, कितना दिया है, 860 mm ऑफ Hg नहीं दिया है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो कलेक्ट किया गया है वो ओवर वाटर कलेक्ट किया गया है। इसका मतलब जो N2 मिलेगा वो मॉइस्ट गैस के फॉर्म में मिलेगा, ड्राई N2 नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये जो टोटल प्रेशर है, ये जो 860 mm ऑफ Hg है, दिस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2
प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, जिसको कि एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। तो एक्वस टेंशन ऑफ वाटर और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, इस दोनों को मिला के 860 mm of Hg है 250 केल्विन टेम्परेचर पे। समझ में आया? आ गया सर। मींस अगर हमें मोल निकालना है N2 के, तो ये तो लिखेंगे क्या, PV इज इक्वल टू nRT से N इज इक्वल टू PV अपॉन RT। तो प्रेशर अब 860 mm of Hg नहीं है, 860 में जो एक्वस टेंशन है वाटर का वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन हम ड्राई गैस के लिए लगा सकते हैं, मॉइस्ट गैस के लिए नहीं लगा सकते। तो ड्राई N2 जो है उसका पार्शियल प्रेशर लिखोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, 860 माइनस 24। तो 860 माइनस 24 बोलो क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गया बचा 6, और फिर 5 में से 2 गया बचा 3, है ना। और ये क्या हो गया 836, है ना। तो ये हो जाएगा 836 mm of Hg, लेकिन इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ATM में। 760 कर दो डिवाइड, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम लिखो यार, वॉल्यूम है भैया अपना 100/11 ml में है, हमें तो लीटर में लिखना पड़ेगा, तभी तो R की वैल्यू 0.082 यूज कर पाएंगे। हाँ, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा 250 केल्विन। क्लियर? इसको आप कैलकुलेट कर लो, इसको आप कैलकुलेट कर लो। ये कितना आ रहा है मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आ रहा है 5 × 10⁻⁻⁴। मीन्स यहां पे जो मोल है नाइट्रोजन के, ये कितने आ गए 5 × 10⁻⁻⁴। तो यहां से ऑब्वियसली अगर हम लिखे मास ऑफ N2, तो मास ऑफ N2 दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 5 × 10⁻⁴ इंटू मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, मीन्स 28 ग्राम। इसको आप सॉल्व करो, ये आएगा 0.014 ग्राम, ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ N2 कितना हो गया, तो परसेंटेज ऑफ N2 हो जाएगा 0.014 अपॉन क्या था 0.42 इंटू 100, ठीक है, ये आएगा इतना परसेंट आंसर। सो गाइस समझ में आ गया ड्यूमास मेथड भी क्लियर? क्लियर? पहले अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अगर अभी एग्जाम में आ गए तो मजा ही आ जाएगा, मजा आ जाएगा भाई। बिल्कुल जेईई मेन लेवल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। आधे लोगों को तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है जेईई मेन लेवल का। ये सॉल्यूशन के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन है रिएक्शन बेस्ड। क्या कहा जा रहा है, द मिनिमम मास ऑफ मिक्सचर ऑफ A2 एंड B4 रिक्वायर्ड, द मिनिमम मास ऑफ मिक्सचर ऑफ A2 एंड B4 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एट लीस्ट 1 kg ऑफ ईच प्रोडक्ट। कम से कम 1 kg दोनों ही प्रोडक्ट का बनना चाहिए, मतलब मिनिमम इसका भी 1 kg बनना चाहिए और मिनिमम इसका भी 1 kg बनना चाहिए। तो बताओ टोटल मास ऑफ A2 B4 मिक्सचर क्या होगा। तो ध्यान से देखते हैं कि ध्यान से, जैसे AB2 जब 2 मोल बन रहा है तो A2 भी कितना बन रहा है 4 मोल बन रहा है। तो देखते हैं कि अगर इसका 2 मोल बने तो फिर मास किसका मतलब मास इसका कितना होगा। बेसिकली हमें क्या करना है कि 1 kg कम से कम इसका बनने के लिए कितना मोल चाहिए और 1 kg इसका बनने के लिए कम से कम A2B के कितने मोल होने चाहिए, है ना। उसके बाद ही तो लगा पाएंगे कि कितना रिएक्टेंट हमें चाहिए। तो B2 का पहले आप क्या निकाल लो, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये क्या हो जाएगा, A का है भैया 10 और B का 120 × 2 करोगे तो क्या आएगा 240, मीन्स ये क्या आ गया 250, ठीक है। तो अगर 2 मोल बन रहा है तो 2 मोल AB2 मतलब क्या हो जाएगा 500 ग्राम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 500 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और इसके अगर हम निकाले कहानी ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा 10 × 2 20 और 120 और 20 क्या हो गया 140, है ना। तो इसका अगर 4 मोल बनेगा तो 4 गुना ये क्या हो जाएगा 140 होगा, तो 14 56, तो 560 ग्राम। ध्यान समझना, पेशेंस रखो। मतलब अगर AB2 का जब 500 ग्राम बनेगा तो उस टाइम A2B का कितना बनेगा 560 ग्राम बनेगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि AB2 का क्या चाहिए, कम से कम 1 kg चाहिए ना, तो सपोज दैट 1 kg बनाना है इसका, 1 kg बनाने के लिए, है ना, 1 kg बनाने के लिए मतलब 1000 ग्राम AB2 बनाने के लिए इसके मोल कितने बनने चाहिए, 4 मोल बनने चाहिए। अगर इसके 4 मोल बनेगा तो इसका तो 8 मोल बनेगा, है ना। मतलब मास इसका क्या हो गया 4 मोल का डबल कर दो तो 560 × 2 बन जाएगा, मींस इसका जो 8 मोल है वो कितने मास के बराबर होगा। ऑब्वियसली 560 × 2 जो कि क्या आएगा 1120 आएगा, 1120 ग्राम आएगा, ठीक है। मतलब क्या है, अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो अपना जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड कर रहा है AB2 पे, A2B पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि AB2 अगर 1000 ग्राम बनता है तो A2B तो 1120 ग्राम बन जाएगा। हमें तो एटलीस्ट
1000 है ना ग्राम बोला था, ठीक है। तो एटलीस्ट बोला, उससे ज्यादा भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब जो अपना मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो किस पे जाएगा, AB2 पे जाएगा, ना कि A2B पे, क्योंकि जितना AB2 का मास बनेगा उससे ज्यादा ही A2B का मास बनेगा। तो अगर AB2 का 1000 ग्राम मास बन रहा है तो इट इज, क्या कहते हैं, ठीक है, समझ गए तुम, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ओके। तो ये मतलब बात कंफर्म है, ऐसा है ना, कि ये तो 1000 ग्राम से ज्यादा ही बनेगा। अब इसका बनाना हमें 4 मोल, देखते हैं कैसे बनेगा। 4 मोल कैसे बनेगा, तो देखो भैया इधर कुछ बचा खुचा नहीं रहना चाहिए, दोनों ही क्या होगा यहां पे, ऑब्वियस बात है लिमिटिंग एजेंट होगा, है ना। हाँ, तो देखो अगर इसका 2 मोल टूट रहा है, मतलब 2 मोल रिएक्ट कर रहा है बेसिकली, तो इसका भी क्या बन रहा था, 2 मोल बन रहा था। तो अगर मुझे 4 मोल AB2 का बनाना है तो इसका कितना हमें चाहिए, 4 मोल चाहिए। इसका हमें कितना चाहिए, 4 मोल चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली। अब देखो ध्यान से, ध्यान से, जब ये 2 मोल रिएक्ट कर रहा है तो A2 5 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो 4 मोल जब ये रिएक्ट करेगा तो A2 कितना रिएक्ट करेगा, 10 मोल रिएक्ट करेगा। क्लियर, हमने ज्यादा कोई कहानी नहीं करी है, कॉमन सेंस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो इसके 10 मोल का मास निकाल लो, तो ये हो जाएगा 10 गुना A2, A2 मतलब 20 है ना, तो इतना ग्राम तो इसका चाहिए, और B4 का कितना चाहिए, तो इसका 4 मोल, तो 4 गुना, और B कितना है 120, 120 का 4, 12 चौके 48, मतलब क्या हो जाएगा 480, है ना। तो यहां से क्या आ गया, ये आ गया 200 ग्राम, और ये क्या आ गया भैया, देखो अगर इसको मैं 500 मान लूं तो 500 गुना 4 2000 हो जाएगा, और 2000 में 80 घटा दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1920, है ना। तो 1920 और 200 ग्राम मतलब ये क्या हो जाएगा 2120 ग्राम, है ना, इतना रिक्वायर्ड होगा। क्लियर, तो ऑप्शन ए, इतना मिनिमम रिक्वायर्ड होगा। टोटल मास ऑफ मिक्सचर पूछा है ना, तो दिस प्लस दिस। क्लियर, हाँ। सो गाइस जब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपने शायद ही देखा होगा। चलो, तो आ सकता है एनटीए वाले पूछ सकते हैं, ऐसा है ना, बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है ये। अज्यूमिंग कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl, कैलकुलेट द सम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस, ये सी नहीं यहां पे, ऑल द आयंस इफ 2 लीटर ऑफ 2m AgSO4 इज मिक्स्ड विद 4 लीटर ऑफ 1m HCl। मीन्स यहां पे क्या किया गया, ध्यान समझो, यहां पे लिया गया है Ag2SO4, इसका 2 मोलर है और ये 2 लीटर है, इसको मिक्स किया गया है, इसको मिक्स किया गया किसके साथ, NaCl, NaCl है भैया 4 लीटर, और ये क्या है 1 मोलर, है ना, तो मिक्स कर दिया। कह रहा है कि अज्यूमिंग कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl, तो क्या होगा बेसिकली, क्या होगा बेसिकली, जब Ag2SO4 और साथ में कौन NaCl मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये रिएक्ट करेंगे। प्रिसिपिटेशन हो रहा है किसका, AgCl का, मतलब आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, इसका केटायन इसके एनायन के साथ भाग जाएगा, है ना, मतलब बना देगा क्या AgCl प्रिसिपिटेट, और इसका केटायन इसके एनायन के साथ दुनिया बसाएगा, मतलब क्या बना देगा Na2SO4, Na2SO4। समझ में आया क्या, आ गया सर। अब इसको बैलेंस कर लो तभी आगे कहानी कर पाएंगे। तो इधर Ag2 दिख रहा है, मतलब इधर क्या चाहिए अपने को 2 चाहिए, सोडियम 2, तो इधर भी क्या चाहिए 2 चाहिए। क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है क्या, इधर एक SO4 उधर भी एक SO4, हाँ सर ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। अब ध्यान से मेरी बात को बहुत प्यार समझेंगे, ठीक है। जब भी रिएक्शन हो रहा है तो मोल्स वोल्स निकाल लो, जैसे Ag2SO4 के मोल बताओ, तो इसके मोल्स क्या हो जाएंगे, Ag2SO4 के मोल्स हो जाएंगे क्या, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, मतलब क्या आगे 4। NaCl के मोल बताओ, तो NaCl के मोल क्या हो जाएंगे 4 × 1, इसका भी मोल क्या है 4 मोल है। क्लियर, हाँ सर। अब यहां पे AgCl प्रिसिपिटेट जो हो रहा है या Na2SO4 एक्वस बन रहा है, मतलब इन शॉर्ट जो रिएक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है Ag2SO4 और NaCl के मिलने से हो रहा है। तो यहां पे एक से चूंकि ज्यादा रिएक्टेंट है तो हमें लिमिटिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। फाइंड कर लो यहां पर लिमिटिंग एजेंट कौन है। Ag2SO4 के मोल्स कितने हैं 4 मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो इसके लिए क्या आया भाई, ये रेशियो 4 आया। NaCl की बात करें तो इसके मोल्स कितने हैं 4 है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो NaCl के लिए रेशियो क्या आया 2 आया। मिनिमम किसके लिए आया है, NaCl के लिए आया। इसका मतलब यहां पे जो NaCl है वो अपना क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। इसका मतलब NaCl यहां पे क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है।
तो एट T इक्वल टू 0 देखें तो Ag2SO4 के थे 4 मोल और NaCl के भी कितने थे 4 मोल, तब ये कुछ बना नहीं था, है ना। आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन, आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन, चूंकि NaCl क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया खत्म, मतलब 4 - 4 है ना, पूरा का पूरा खत्म हो गया। ये बचा कितना भाई 0 मोल बचा। क्लियर। अच्छा, जब ये 2 रिएक्ट करता है तो Ag2SO4 1 रिएक्ट करता है। जब ये 4 मोल रिएक्ट कर रहा है तो Ag2SO4 कितना रिएक्ट करेगा 2 मोल रिएक्ट करेगा। इसका मतलब कि इसका 2 मोल जो है वो बचा रह जाएगा। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया सर। जब ये 2 रिएक्ट करता है तो AgCl के मोल्स कितने बनते हैं 2 मोल बनते हैं, है ना। जब NaCl 2 रिएक्ट करता है तो Na2SO4 1 बनता है, मींस 2 मोल NaCl से 1 मोल Na2SO4 बनता है। तो 4 मोल NaCl से Na2SO4 के कितने मोल बनेंगे 2 मोल बनेंगे। क्या सबको ये बात समझ में आ गया जो मैंने कहानी करी। NaCl लिमिटिंग रिएजेंट, तो भैया कितना Ag2SO4 रिएक्ट करेगा, तो NaCl के प्रोपोर्शन में देखते हैं ना कि अगर ये 2 मोल रिएक्ट करता है तो Ag2SO4 1 मोल रिएक्ट करता है, तो ये तो 4 का 4 पूरा रिएक्ट करेगा क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब ऐसे बात उसका आधा Ag2SO4 मतलब 2 मोल रिएक्ट करेगा तो बच जाएगा 2 मोल फिर। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर, हमसे क्या पूछा था, कैलकुलेट द सम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस, मतलब जितने भी आयन अब ये प्रिसिपिटेशन होने के बाद है उनके सबके मोलर कंसंट्रेशन का सम बताओ। ठीक है, तो देखो आफ्टर प्रिसिपिटेशन ये तो चला गया प्रिसिपिटेट फॉर्म में, है ना। तो बेसिकली जो अपना एक्वस सॉल्यूशन होगा उसमें आयंस किसके होंगे देखते हैं ना। Ag2SO4 बचा है उसके कारण आयंस मिलेंगे और Na2SO4 बचा है इसके कारण आयंस मिलेंगे। मतलब यहां पे आयन देखो 3 मिलेंगे, Ag प्लस मिलेगा, Na प्लस मिलेगा और SO4 2 मिलेगा, है ना। तो यहां पे अगर हम लिखें क्या लिखें कि कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस लेफ्ट, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस लेफ्ट बेसिकली ये कितना होगा, ध्यान से बताओ। Ag प्लस के मोल्स तुम बता दो, तो 2 मोल Ag2SO4 है तो Ag प्लस के मोल क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, हाँ 4 हो जाएंगे ऑब्वियसली। तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस लेफ्ट 4 तो इसके क्या हो गए मोल हो गए, 4 तो इसके मोल हो गया और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, तो 2 लीटर इसका और 4 लीटर इसका, न्यू कंसंट्रेशन निकालोगे तो 4/6 है ना, इतना हो गया। सिमिलरली अगर हम देखें कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस, है ना, Na प्लस, तो Na प्लस के भाई मोल्स निकाल लो तो ये क्या होगा 2 गुना 2 4 हो जाएगा ना, इतना तो समझ में आता होगा। हाँ 4 अपॉन टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आ गया। सिमिलरली हमने क्या किया कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2- निकाल लिया, SO4 2- बताओ, SO4 2- का मोल उतना ही होगा जितना Na2SO4 का मोल है, मींस 2 ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2/6 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं क्या Cl- के मोल्स बचे हैं, नहीं, ये तो पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, मतलब यही 3 आयन है तो इसके मोलर कंसंट्रेशन को ऐड कर दो तो ये क्या आया 4/6 प्लस 4/6 प्लस 2/6, तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे बताओ, 4 4 8 8 और 2 10 10/6। एक मिनट, एक और मिस्टेक हुई है, ध्यान से, अभी इसको मत लिख, यहां पे देख एक चीज और छूट गया कि जो SO4 2- लिख रहे हो वो यहां से तो 2/6 आएगा और SO4 2- तो यहां पे भी प्रेजेंट है, तो 2 मोल अगर Ag2SO4 है तो SO4 2- क्या होगा, यहां से भी मिलेगा 2 मोल, है ना, तो प्लस 2/6 यहां से भी करोगे तो अभी नाउ टोटल मोलर कंसंट्रेशन बताओ 4/6 प्लस 4/6 और SO4 2- भी 4/6, तो 4 तिया 12/6, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सम ऑफ क्या आ गया भाई, ये 2 आ गया, आंसर क्या आएगा बी। क्लियर, क्लियर, हाँ या ना, समझ में आ गया। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे बेस्ड और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो कि क्लास में हर जगह कराया जाता है, बस मैं इसमें कुछ हिंट देके छोड़ देता हूं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, अ गैसियस कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ 85.7% बाय वेट ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन जो है वो कितना है 85.7% है। ठीक है, एंड 14.3% बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पे क्या है 14.3% है। इट्स डेंसिटी इज 2.28 ग्राम पर लीटर एट 300 केल्विन एंड 760 टॉर, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चन आपने किए है कि सबसे पहले क्या करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लो और उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, जहां पे n क्या है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। ठीक है,
अब मॉलिक्यूलर वेट देखो, मैंने बताया था क्लास में भी कि मॉलिक्यूलर वेट यहां या तो डायरेक्ट दे दे, लेकिन एग्जाम में मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्ट नहीं देगा, या तो आपको वेपर डेंसिटी दिया रहेगा या फिर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से, या फिर पीएम इक्वल टू डीआरटी लगाना पड़ेगा, इस तरीके से। क्लियर? हाँ। मेथड क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे सबसे पहले निकालते हैं बताओ? तो जो परसेंटेज वाई वेट दिया है उसको क्या करना है, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो रेस्पेक्टिव एलिमेंट के, ताकि मोल आ जाए, ठीक है। तो इसको 12 से डिवाइड करोगे और इसको क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे आप 1 से। उसके बाद देखते हैं कि सबसे कम कौन सा नंबर आया। तो ये देखो, तो ये तो 14/3 होगा, और ये क्या होगा 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84। ये अप्रॉक्स क्या आएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.1 सपोज्ड, और ये क्या आ गया 14.3। मिनिमम कौन है, ये है। जो मिनिमम आया उससे दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। हाँ, तो ये आ जाएगा फिर 1, तो ये क्या आएगा 2 आएगा। मतलब कार्बन अगर 1 एटम होगा तो हाइड्रोजन 2 एटम होगा। मींस जो इंपेरिकल फॉर्मूला बना वो क्या बन गया अपना, CH2 बन गया, CH2 बन गया। बात समझ में आया? यही तो मेथड होता है। हाँ, अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड करोगे? इंपेरिकल फॉर्मूला वेट तो ऑब्वियसली क्लियर है। इंपेरिकल फॉर्मूला वेट क्या हो जाए, 12 जोड़ 2, ये क्या होगा 14, है ना। कार्बन का 12, हाइड्रोजन 2 एटम लिया तो 2, 14। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे? डेंसिटी दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ, प्रेशर दिया हुआ है ना। इस गैसियस कंपाउंड के लिए पीएम इक्वल टू डीआरटी लगा दो, पीएम इज इक्वल टू डीआरटी लगा दो। डेंसिटी ग्राम पर लीटर ही रखना, और प्रेशर को लिख लेना एटीएम में। टॉर से पहले एटीएम, 760 टॉर मतलब क्या हो जाएगा 1 एटीएम इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेंसिटी क्या होगा 2.28 ग्राम पर लीटर। ग्राम पर एमएल में कन्वर्ट गलती से भी मत करना, क्यों? क्योंकि आर जो लिखते हैं 0.0821, तो वहां पे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है एटीएम में और वॉल्यूम होता है लीटर में। तो प्रेशर एटीएम में लोगे और वॉल्यूम लीटर में, तो इसका मतलब डेंसिटी भी क्या है, मास पर वॉल्यूम होता है ना, तो लीटर वाले ही वॉल्यूम अपने को लेने हैं। आर होगा 0.0821 और टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन है। तो यहां से एम क्या करना है, फाइंड कर लेना है, एन की वैल्यू फाइंड कर लेना है, फिर क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर? हाँ सर, तो इतना कर लो। सो गाइस अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। चलो ध्यान से ये क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अब दोबारा एनटीए वालों ने पूछना शुरू कर दिया। पहले ऐसे क्वेश्चन आईआईटी सब्जेक्टिव में आता था, है ना। डेंसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगवाएगा, है ना। ओके, द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर ml। डेंसिटी दी हुई है। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ एन एटम of mercury assuming that each atom of mercury is occupying a cube of edge length equal to diameter। मींस यहां पे क्या कहा जा रहा है कि जैसे एक आप क्यूब बना लो, जैसे आप क्या करो एक क्यूब बना लो, है ना। तो इसका जो एज लेंथ है वो किसके बराबर है, इसका जो एज लेंथ है, इसका जो एज लेंथ है वो बराबर है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। मींस कुछ ऐसा, है ना। ये इस मतलब मेरे से तो बनता ही नहीं है, मैं क्या कहूं अभी, ठीक है चलो कोशिश करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि सपोज दैट ये अपना क्या है क्यूब है, तो इस क्यूब का जो एज है वो उतना ही होगा जितना क्या है अपना जो मरकरी का एक एटम उसका डायमीटर, मींस कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है बिल्कुल। तो ये वाला डायमीटर हो गया मरकरी का, और यही क्या होगा एज लेंथ ऑफ क्यूब। मींस यहां पे इन शॉर्ट क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि जो वन एटम का वॉल्यूम होगा वो इस क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। ध्यान से देखो ना, द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज दिस मच, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ एन एटम ऑफ मरकरी assuming that each atom of mercury is occupying cube of edge length equal to diameter। मींस एक जो एटम है मरकरी का उसका वॉल्यूम क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो सपोज दैट मान लेते हैं जो एज लेंथ है जो कि डायमीटर ऑफ वन एटम ऑफ मरकरी है, ये क्या है भाई, अगर मान लेते ये क्या है x सेंटीमीटर है, तो जो अपना क्यूब आएगा क्यूब का वॉल्यूम बताओ क्या हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, एक्स क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और यही किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। मींस अगर हम x निकाल पाए तो ऑब्वियस सी बात है डायमीटर वही है, आंसर आ जाएगा। अब x कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां पे डेंसिटी दिया हुआ है, अब डेंसिटी दिया हुआ है, फिर मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट दिया है Hg का। तो ऐसा करते हैं, अगर हम मास ऑफ वन एटम लिख ले, मास ऑफ वन एटम, तो अकॉर्डिंग टू वेट कॉन्सेप्ट ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम अपॉन Na। तो क्या हो जाएगा 200 ग्राम अपॉन Na हो जाएगा। हाँ,
और अकॉर्डिंग टू है ना डेंसिटी एंड वॉल्यूम क्या होगा भाई, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा। वॉल्यूम क्या है, एक्सक्यू है, और डेंसिटी क्या है, 13.6 है ना, ग्राम पर एमएल, मतलब एमएल को आप सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं। फिर मास यहां पे क्या आ गया, ग्राम में। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। अच्छा, ये आ गया मास, क्लियर है। ये किसका मास आया है, एक एटम का आया है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमने वॉल्यूम लिखा है वो एक एटम का लिखा है, क्लियर। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो अपना 200 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 का पावर 23 है, ये बराबर हुआ किसके, एक्स क्यू इंटू 13.6 के, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेना है, एक्स निकाल लेना। मतलब ये पहले क्या आता था, ऑब्वियसली आईआईटी सब्जेक्टिव, मतलब 13.6 नीचे जाएगा, फिर ये क्या होगा, इस पूरे पे पावर आएगा 1/3, मतलब ऐसा होगा, एक्स हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23 का पावर 1/3, इतना सेंटीमीटर, और यही क्या है, डायमीटर भी है ना, तो एटम का। तो आंसर, चलो ये तो सॉल्व कर लोगे तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ भाई आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, एक्चुअली ये भी क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपका रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन से। कहा जा रहा है 8.05 इंटू 10 का पावर -2 kg ऑफ ग्लोवर सॉल्ट। ग्लोवर सॉल्ट, ये सब कोई याद कर लिया, ग्लोवर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है। जैसे ग्लोवर सॉल्ट क्या होता है, ये होता है Na2SO4.10H2O इज डिजॉल्व। इसका मास लिया, इसका मास दिया अपने को 8 सब चीज लिखते चलते, 8.05 इंटू 10 का पावर -2 kg इज डिजॉल्व इन वाटर टू ऑब्टेन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब है, जिसको आप 1 लीटर लिख सकते हो, ठीक है। ऑफ डेंसिटी, यहां पे डेंसिटी दिया हुआ किसमें, देखो केजी पर मीटर क्यूब, मतलब एसआई यूनिट दिया है 1077.2 केजी पर मीटर क्यूब। तो ऑब्वियस ही बात है, फिर वॉल्यूम को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई यूनिट में, मतलब 1 लीटर क्या होता है, 10 का पावर -3 मीटर क्यूब होता है ना। तो ऐसा लिख दो, पहले ही समझ आ जाना चाहिए सबको। कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2SO4 इन सॉल्यूशन। तो इसकी हमें बतानी है मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। ऑब्वियसली अगर मुझे निकालना है, सपोज दैट कि मोलैरिटी ऑफ Na2SO4 निकालना है, मोलैरिटी ऑफ Na2SO4 निकालना है, तो ये बताओ क्या होगा, ये होगा मोल्स ऑफ Na2SO4 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। कुछ लोग कहेंगे ये कौन सा हार्ड क्वेश्चन है, ये तो सब कुछ आसान है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, मास दिया है, डायरेक्ट निकाल लेंगे। अरे रुको, ठीक है, वैसा क्वेश्चन मैं बिल्कुल ही नहीं कराता क्लास में, कि जो एग्जाम में आ ही नहीं सकता है, मतलब एकदम से फॉर्मूला पुटिंग हो, वैसा क्वेश्चन मैं नहीं कराता, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो। मैंने आज तक ऐसी जो है वो चीजें नहीं करी है जिससे बस आपको खुशी मिले और आपका नुकसान हो, है ना, वो चीजें मैंने आज तक नहीं करा है, ठीक है। चलो, और करने का इरादा भी नहीं है। मोलैरिटी ऑफ Na2SO4, मोल ऑफ Na2SO4 चाहिए। देखो, अगर हम देखें Na2SO4 को, तो है इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड के अगर आप एक मोल को कंसीडर करोगे तो Na2SO4 का भी मोल क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। मींस मोल ऑफ कंपाउंड और मोल ऑफ Na2SO4 क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि मोल ऑफ कंपाउंड निकाल देते हैं, मोल ऑफ ग्लोवर सॉल्ट निकाल देते हैं ना, मोल ऑफ ग्लोवर सॉल्ट निकाल देते हैं। तो ये कितना दिया है, 8.05 इंटू 10 का पावर -2 kg है। इसको पहले तो ग्राम में कन्वर्ट करो, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्लोवर सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, ये आएगा शायद 322, ठीक है, निकाल लोगे। सोडियम का 23 होता है, 23 इंटू 2 46, है ना, और 46 हो गया, और साथ में क्या हो गया, ये SO4 96 और 10H2 है, मतलब क्या आएगा 180। तो ये होगा 6 6 12 9 8 17 17 18 4 22 और ये क्या हो गया 3, तो 322, ठीक है। इतना आ गया अपना मोल ऑफ ग्लोवर सॉल्ट, जिसको आप सॉल्व कर लेना, तो है ना, जो भी आ रहा होगा। यही किसके बराबर होगा, मोल ऑफ Na2SO4 के भी। मोल ऑफ Na2SO4 दिस विल बी इक्वल टू 8.05 इंटू 10 का पावर -2 और 10 का पावर 3, 10 बच जाएगा, और नीचे क्या आएगा 322 आएगा। इसको सॉल्व करना शायद ये आएगा 0.25, ठीक है, ओके। अच्छा भाई, ये सब तो याद हो गया, अभी क्या मैं कहूं, ओके। नाउ अभी क्या करना है,
मोल हमें Na2SO4 का पता चल गया ना, मोल ऑफ Na2SO4 पता चल गया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो मोलैरिटी क्या हो गई, साथ में लिखते चलेंगे। मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी हो गया मोल ऑफ Na2SO4 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या है 1 है, ये तो क्या हो गया 0.25 मोलर हो गया, है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्या हुआ, जो दिया था मास है ना इस सॉल्ट का, उसी का तो मोल आपने रख दिया। भाई यहां पे बाय डिफॉल्ट मोल्स ऑफ Na2SO4 और मोल्स ऑफ कंपाउंड बराबर है, इसलिए जो मोल आया कंपाउंड का वही वैल्यू मैंने यहां पर रखा है, बाई कॉन्सेप्ट रखा है। ऐसा मान लो कि इसका कोएफिशिएंट 2 होता ना तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता कंपाउंड के मोल को, तब आता है Na2SO4 के मोल। क्लियर, हाँ सर समझ में आ गया। मोलैरिटी सबको समझ में आ गई सर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट में हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालनी है। अब मोलैलिटी मतलब क्या होता है, ये होता है मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब Na2SO4 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहां पे ध्यान से सोचो, मोल ऑफ Na2SO4 पता है लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, फिर निकाल लेंगे आसानी से। देखो याद करो, इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा दूं, हाँ सर हटा दो ना, कोई टेंशन नहीं है, ये पूरा हटा दो आप, ठीक है, किसी कोई टेंशन नहीं है सर। चलो याद करो कि जब आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना होता था तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट यूज करते थे कि जो सॉल्यूशन होता है वो कुछ और नहीं बल्कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। क्योंकि हमें बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट वाला ही सॉल्यूशन पढ़ना है। तो अगर मुझे यहां पे लिखना हो वेट ऑफ सॉल्वेंट तो ऑब्वियसली क्या होता है, ये होता है अपना वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। होता कि नहीं होता, होता है। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे भाई, वॉल्यूम हमें पता है, डेंसिटी हमें पता है, ठीक है। और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा, है ना। तो यहां पे लिख लो वॉल्यूम क्या है भाई 10⁻³ मीटर क्यूब है ना। और डेंसिटी क्या है 1077.2 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। और माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट बताओ, तो सॉल्यूट के मोल कितने थे, 0.25 मोल थे। किसके, यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, Na2SO4, तो Na2SO4 का बताओ मॉलिक्यूलर वेट, ये आ गया 46 और 90, ये क्या हो गया 6, 6 6 12 9 4 13 1 14, ये क्या हो गया 142। तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 142, लेकिन आंसर गलत आ जाएगा अगर ऐसे लिख दिया तो। इधर केजी में तो इसको भी केजी में पहले कन्वर्ट करो, ठीक है। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई। क्लियर, क्लियर, देख लो किसी कोई डाउट हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, नहीं होना चाहिए वैसे। तो इसको आप सॉल्व करना है, ये कुछ आ रहा होगा 1041.7 ग्राम। कहोगे सर ग्राम में कैसे है, पहले केजी में निकाल दो फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। तो दिस इज योर वेट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर डायरेक्ट आप केजी में रख सकते हो, फॉर्मूला आसान होगा। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, मोलैलिटी इज इक्वल टू व्हाट 0.25 डिवाइडेड बाई 0.25 डिवाइडेड बाई 1041.7 इंटू 1000, है ना। तो इतना मोल पर केजी क्या हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोल पर केजी बेसिकली, ठीक है। ओके, नाउ हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2SO4। तो देखो जो मोल है Na2SO4 के, मोल जो है वो Na2SO4 के ये कितना है, तो मोल ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 0.25। अब मोल ऑफ सॉल्वेंट मीन सॉल्वेंट यहां पे क्या होगा, H2 होगा ऑब्वियसली, ठीक है, इन वाटर लिखा है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है 1041.7 डिवाइडेड बाई क्या कर दो 18, तो ये क्या आ गया, मोल ऑफ H2 आ गया। तो अगर मुझे लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2SO4 तो ये क्या होगा, ये होगा 0.25 डिवाइडेड बाई 0.25 प्लस 1041.7 अपॉन 18, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये भी IIT में आया वो क्वेश्चन है। तो ये तो 3 क्वेश्चन था, एक में आ गया था, तो ये 5-6 नंबर का आया था, ठीक है, IIT में आया था। तो अभी इससे कोई भी एक क्वेश्चन उठा सकता है, और कोई क्वेश्चन यहाँ पे JEE मेन में अगर उठा लेगा ना तो मैक्सिमम बच्चे गलत कहां करेंगे, मैक्सिमम बच्चे को पहली गलती तो उनसे ये होगी, अगर मोलैलिटी पूछ दिया तो सबसे ज्यादा लोग गलत करेंगे, ठीक है। कैसे गलत करेंगे मैं बताता हूं। देखो वो क्या करेंगे ना कि 0.25 मोल तो आया कंपाउंड के, और वो क्या करेंगे मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड वाला मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि हमें मोल फ्रैक्शन बताना है सिर्फ Na2SO4 का, ठीक है। ओके सॉरी, कहां चला गया मैं, हाँ, मोल फ्रैक्शन मुझे बताना है सिर्फ Na2SO4 का, तो मॉलिक्यूलर वेट भी सिर्फ Na2SO4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मींस ये जो अपना ग्लोवर सॉल्ट दिया उससे सबसे पहले Na2SO4 की कितने मोल्स है वो क्या करो एक्सट्रैक्ट कर लो और फिर आगे की कहानी करो, ठीक है। यही था इस
क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट। ओके हाँ सर, तो चलो ये क्वेश्चन हो गया। इसमें बेसिकली हमने 3 क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। सो गाइस ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। कह रहा है इन व्हाट वॉल्यूम रेशियो 1.2 MCaNO3 whole twice and 1.8 MNaNO3 solution should be mixed together to get a solution having total molarity of anions 1.5 times the total molarity of cations। मींस यहां पे कहानी क्या करना है कि जो मोलैरिटी ऑफ एनायन होनी चाहिए, मोलैरिटी ऑफ एनायन होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए 1.5 इंटू 1.5 इंटू मोलैरिटी ऑफ केटाइंस, मोलैरिटी ऑफ केटाइंस। क्लियर? हाँ चलो बहुत बढ़िया। पूछा हमसे क्या कि व्हाट वॉल्यूम रेशियो, सपोज दैट कि इसका हमने V1 वॉल्यूम लिया है और इसका हमने V2 वॉल्यूम मिक्स किया तो ये कहां नहीं बन पाया। तो हमसे बेसिकली क्या पूछा गया, V1 अपॉन V2 बता दो कितना होगा, है ना, है पता तो बता दो कि V1 अपॉन V2 कितना होगा। हमने कहा बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, छोटी सी बात है। ठीक है, अगर मैंने इसका V1 वॉल्यूम मिक्स किया है तो देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसके बताओ कि तुम मोल्स निकाल सकते हो, ऑब्वियसली मोल्स निकाल सकते हो। ठीक है, V1 ml ले लेते हैं। ठीक है, V1 ml, इसके V2 ml। क्लियर? अच्छा, तो क्या मिलीमोल्स निकाल सकते हो किसके CaNO3 होल ट्वाइस के? हाँ सर निकाल सकते हैं। बेसिकली देखो मोलैरिटी क्या होता है, NYV इन लीटर होता है ना। तो यहां पे जो मोल्स होता है वो क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर इधर मुझे लिखना है मिली मोल्स लिखना है तो वॉल्यूम को बस क्या ले लो आप, मिली लीटर में ले लो। ठीक है, ओके। तो मिली मोल्स ऑफ CaNO3 होल ट्वाइस दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 1.2 V1, दिस विल बी इक्वल टू 1.2 V1। अब यहां से क्या क्या मिलेगा हमें, केटाइन आयन, ध्यान से देख लो। Ca2 प्लस केटाइन मिलेगा, NO3 माइनस एनाइन मिलेगा। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं मिलीमोल्स ऑफ Ca2 प्लस, तो ये क्या मिलीमोल्स ऑफ दिस कंपाउंड के बराबर होगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट देखो क्या है 1 है। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा 1.2 V1 के ही बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट में एनायन यहां पे मिलीमोल्स ऑफ NO3 माइनस, तो ये क्या होगा 2 इंटू मिलीमोल्स ऑफ कंपाउंड। हाँ या ना, अब बताने की जरूरत है, इतना तो समझ में आता होगा। सिमिलरली दूसरे पे आ जाते हैं कि अगर हमने यहां पे लिखना है मिलीमोल्स ऑफ NaNO3, मिलीमोल्स ऑफ NaNO3, तो ये क्या हो जाएगा 1.8 इंटू V2, क्योंकि V2 हमने ml में लिया है। ठीक है, तो यहां से क्या केटाइन एनाइन मिलने वाले बताओ, Na प्लस केटाइन मिलेगा, मीन्स यहां पे मिल जाएगा मिलीमोल्स ऑफ Na प्लस। तो Na का देखो कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट मिलीमोल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अगेन हमें लिखना है मिलीमोल्स ऑफ NO3 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 1.8 V2, क्योंकि NO3 का भी कोएफिशिएंट 1 है, 3 नहीं है, ऑक्सीजन का 3 है, NO3 का 1 है। ध्यान से आप देख लो। ठीक है, तो अब हम अगर ध्यान से देखें मिक्सिंग कर दिया है ना, तो टोटल वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग कुछ नहीं बोला है, मतलब आइडियल मिक्सिंग मानना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 ml हो गया वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। अब मोलैरिटी ऑफ केटाइंस निकाल लो, तो केटाइंस के देखो मिलीमोल यहां से क्या है 1.2 V1 है और यहां से क्या है 1.8 V2 है ना। तो टोटल मिलीमोल्स ऑफ केटाइन अगर देखें, मिलीमोल्स ऑफ केटाइन है ना, तो ये क्या हो जाएगा मिलीमोल्स ऑफ Ca2 प्लस, जो कि क्या है 1.2 V1 है, प्लस क्या है अपना मिलीमोल्स ऑफ Na प्लस, जो कि क्या है 1.8 V2 है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लिखें मिलीमोल्स ऑफ एनायन, तो ये बेसिकली क्या है NO3 माइनस जो यहां से आया है, ये कितना आया है 2 इंटू 1.2 V1, और साथ में NO3 माइनस यहां से कितना आया 1.8 V2 आया है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे लिखते हैं मोलैरिटी ऑफ केटायन, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 1.2 V1 प्लस 1.8 V2। ये तो क्या हो गए इनके मिलीमोल्स हो गए, अपॉन क्या होगा वॉल्यूम इन मिलीलीटर। भाई यहां पे मोल्स तो वॉल्यूम लीटर में, यहां पे मिलीमोल्स तो वॉल्यूम मिलीलीटर में मोलैरिटी देगा। क्लियर? हाँ, तो ये है भैया V1 प्लस V2। और इधर अगर हम लिखे मोलैरिटी ऑफ एनायन, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 2.4 V1 प्लस 1.8 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब क्या कहा जा रहा है कि जो मोलैरिटी ऑफ एनायन है, मींस
ये पहले एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, जो करना है कर लो। मैं लास्ट वाली लाइन रहने दूंगा, बाकी सब मैं हटा रहा हूं। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। तो चलो मैं ऊपर वाला हटा रहा हूं, क्योंकि मुझे भी तो जगह चाहिए ना। ले लो जगह, थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं, खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। चलो, मोलैरिटी ऑफ एनाइन है ना, मोलैरिटी ऑफ एनाइन इज, यहां पे देखना पड़ता है, नहीं तो कहीं उल्टा कर दिया तो टेंशन हो जाएगा। मोलैरिटी ऑफ एनाइन, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा 2.4 V1 प्लस 1.8 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, दिस इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स मोलैरिटी ऑफ केटाइन, जो कि क्या है 1.2 V1 प्लस 1.8 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन से भागते हैं, भागो मत, सच का सामना करो। V1 प्लस V2 क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो V1 और V2 में एक रिलेशन आ जाएगा, जहां से आप V1 अपॉन V2 को फाइंड कर सकते हो। मैं इसका आंसर लिख देता हूं, V1 अपॉन V2 यहां पे आना चाहिए 3/2, ठीक है। ये क्या आएगा अपना, आएगा भैया 3/2। बात क्लियर? हाँ सर, बात क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं करवा देता हूं इसको। ये कंबशन पे है सर, कंबशन पे कितने क्वेश्चन कराओगे? सब देखो डिफरेंट टाइप के, ये तो ध्यान रखो तुम, ठीक है। सारे वेराइटी करा रहा हूं, ये तो सोचो। चलो कंबशन पे बताओ, कोई टॉपिक अभी बचा हुआ है मुझे बता दो। कोई भी अगर बंदा बोल दे कि सर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया, वो टॉपिक छोड़ दिया, भाई मैंने परसेंटेज कंपोजिशन पे करा दिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे करा दिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे करा दिया, यूडियोमेट्री पूरा का पूरा करा दिया यार। कितने क्वेश्चन कराए हैं, है ना, यूडियोमेट्री पे। तो उसके बाद तुम्हारा जेल्डॉल मेथड करा दिया, मतलब आगे आएगा जेल्डॉल मेथड, ड्यूमास मेथड करा दिया ऑलरेडी मैंने, ठीक है। टाइट्रेशन करा दिया, सेकेंड क्वेश्चन था टाइट्रेशन का, याद करो, जब हमने HCl और NaOH को मिक्स किया था। तो एक भी टॉपिक नहीं छूटा, एक भी नहीं। एवरेज एटॉमिक मास तक करा दिया। और क्या चाहिए तुम्हें, बताओ, और कुछ चाहिए? कोई टॉपिक नहीं छूटेगा भाई। मैंने इसी तरीके से, पता है ये जो एक क्लास आपके सामने आ रही है, इसको बनाने में 8 से 9 घंटा लग रहा है। क्यों? सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को सेलेक्ट करता हूं कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन लेना है, और कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। तो पहले कंटेंट बनाने में मुझे 2 घंटे लगते हैं, क्वेश्चन को छांटने में। उसके बाद फिर ये टाइपिंग होकर आता है मेरे पास, फिर मैं इसका वीडियो बनाता हूं, समझ रहे हो? तो प्रोसेस अच्छी चीजों में लग जाता है टाइम थोड़ा, और थोड़ा पेशेंस भी रखना होता है आपको भी और मुझे भी, ठीक है। अगर मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो आपको भी इतनी मेहनत से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम आपका है। ये एग्जाम मेरे से ज्यादा आपका है, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है। आप एग्जाम में जाकर बैठने वाले हो, मैं एग्जाम में बैठने वाला अब नहीं हूं। मुझे जब बैठना था मैं बैठ चुका, मुझे किसी और एग्जाम में बैठना है तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन करूंगा। क्लियर? क्लियर? हाँ या ना बोल? हाँ सर। चलो शुरू होते हैं। अ मिक्सचर ऑफ इथेन, फॉर्मूला भी दे दिया, देने की क्या जरूरत थी, हम बच्चे थोड़ी है इथेन नहीं जानते। अ मिक्सचर ऑफ इथेन एंड इथीन ऑक्यूपाइज 40 लीटर एट 1 atm एंड 400 केल्विन। कहा जा रहा है कि एक हमारे पास मिक्सचर है जिसमें रखा हुआ है C2H6 और क्या रखा हुआ है, C2H4 रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, और ये ऑक्यूपाई कर रहा है, 40 लीटर 1 atm एंड 400 केल्विन, है ना। द मिक्सचर रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 130 ग्राम ऑफ O2, है ना। तो इसके साथ कंप्लीट रिएक्शन करा, O2 कितना लग गया भैया अपना, 130 ग्राम लग गया, ठीक है। हाँ, टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H4 एंड C2H6 इन द मिक्सचर। तो मोल फ्रैक्शन में निकालना है। सपोज दैट कि C2H6 के जो मोल्स हैं इसको अगर मैं X मान लूं, और C2H4 के मोल्स को हमने क्या मान लिया, Y मान लिया, ठीक है। तो अगर मैं X और Y निकाल दूं तो अपना काम बन जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6 विल बी X अपॉन X प्लस Y। क्लियर? हाँ सर। निकालें कैसे? तो पहला तो देखो ये मिक्सचर जो है, ध्यान से
पहले ये जो मिक्सचर है, क्या मिक्सचर में कितने मोल से ये गैस के हम निकाल सकते पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। पूरे मिक्सचर के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दो, है ना। हाँ, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी अगर लिखे तो एन की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, ये हो जाएगी पीवी अपॉन आरटी, है ना। प्रेशर कितना है 1 एटीएम, वॉल्यूम कितना है 40 लीटर, आर की वैल्यू क्या आएगी 0.082 और टेम्परेचर कितना है ये भाई 400 केल्विन है, ठीक है। 1 0 से 1 0, 4 से 4 गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/0.082 इंटू 10, है ना। ये क्या हो गए, मोल्स हो गए। और ये किसके बराबर है, बेसिकली x प्लस वाई के बराबर है। जो मोल्स ऑफ मिक्सचर है वो क्या होगा, मोल्स ऑफ C2H6 प्लस मोल्स ऑफ C2H4, ठीक है। तो यहां से एक तो हमें एक्सप्रेशन मिल गया कि जो अपना x प्लस वाई है दिस इज इक्वल टू 1/0.082 इंटू 10, है ना। एक चीज हमें मिल गया। अब एक और इक्वेशन फाइंड कर ले तो x और y निकाल पाएंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो O2 वाले कहानी से, कि जब हम C2H6 से कंबशन कराते हैं तो इसका बेसिकली रिएक्शन लिख लो प्लस O2, ये क्या बनाएगा CO2 और साथ में क्या बनाएगा H2O, ठीक है। हाँ, बैलेंस करो रिएक्शन को, ठीक है। तो क्या पता चलेगा, कार्बन इधर 2 है तो इधर भी क्या चाहिए 2 चाहिए, हाइड्रोजन 6 है यहां पे 3 लगेगा, 3 ऑक्सीजन और इधर 2 2 4 ऑक्सीजन, तो ये क्या आ जाएगा 3 और 4 7 ऑक्सीजन, तो यहां पे 7/2, क्लियर। हाँ, तो सोचो ध्यान से समझना, अगर इसका 1 मोल का कंबशन कराना है तो इसका 7/2 मोल लगेगा, लेकिन मिक्सचर में C2H6 का मोल कितना माना है हमने, x मोल माना है, तो इसका मतलब है इसका फिर कितना यूज हो जाएगा 7/2 x मोल O2 इसके कंबशन में यूज हो जाएगा। लेकिन कंबशन सिर्फ C2H6 का तो कराना नहीं है, हमें C2H4 का भी कराना है, तो C2H4 वाला भी रिएक्शन छाप डालो, ठीक है। तो C2H4 प्लस O2 ये भी क्या बनाएगा, ये भी बनाएगा CO2 प्लस H2O, ये भी क्या बनाएगा CO2 प्लस H2O, हाँ या ना। हाँ सर, 2 कार्बन है, बैलेंस कर लो, 2 कार्बन है यहां पे क्या आएगा 2 आएगा, हाइड्रोजन 4 है यहां पे क्या आएगा 2 आएगा, 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, तो यहां पे क्या आएगा 3 आएगा। अब ध्यान से समझना कि अगर इसका 1 मोल का कंबशन करा रहे थे तो ऑक्सीजन के 3 मोल रिक्वायर्ड थे, लेकिन इसके मोल्स हमने मिक्सचर में क्या माने हैं y माने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन के मोल्स कितने लगेंगे 3y मोल्स लगेंगे। अब ध्यान से समझो 7/2x मोल ऑक्सीजन के फर्स्ट रिएक्शन में लग गए और 3/2 मोल सेकंड रिएक्शन में लग गए, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 7/2x प्लस 3y, यही तो लगे टोटल मोल्स ऑफ O2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 130 ग्राम डिवाइडेड बाई 32 लिख सकते हो कि नहीं। तो एक इक्वेशन यहां से मिल गया, तो ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, है ना। कौन सा फर्स्ट, ये वाला हो गया तुम्हारा फर्स्ट, इसको कर लो सॉल्व, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो, आंसर लाओ, मैं बताता हूं वैल्यू क्या होता है। इसका x की वैल्यू आएगी 0.805 और y की वैल्यू आएगी 0.415 शायद, ऐसा सॉल्व कर लेना ये, ठीक है। क्लियर है, तो अभी मोल फ्रैक्शन निकाल दोगे, C2H6 का निकालना तो x अपॉन x प्लस वाई करके निकाल लेना, क्लियर। किसी को डाउट नहीं है, ओके। नाउ दिस इज योर जेल्डॉल मेथड, जेल्डॉल मेथड। चलो सब लोग इसको ट्राई करें, पहले ट्राई कर लिया कि छोड़ दिया, हैं छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे। ट्राई कर लिया कि छोड़ दिया, छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे, रुख न किया इन हवाओं का जिन हवाओं में तेरा डैश डैश हो, है ना। हमें आता नहीं है सब। जेल्डॉल है बेसिकली, यहां पे एल छूट गया है, ओके। जेल्डॉल मेथड, इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो ड्यूमास मेथड और जेल्डॉल मेथड दोनों ही क्या है, दोनों ही बेसिकली नाइट्रोजन के एस्टिमेशन की कहानी है। मतलब नाइट्रोजन किसी कंपाउंड में कितना है ये हम पता करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं नाइट्रोजन वाले कंपाउंड के। तो जेल्डॉल मेथड में बेसिकली होता क्या है कि जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, तो सबसे पहले अमोनियम सल्फेट बनता है, जिन्होंने पढ़ा होगा सबको पता होगा, है ना। और फाइनली बनता है अपना क्या NH3, ठीक है। मीन्स आप सीधे सीधे समझो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया, NH3 मिल गया। अब ये जो NH3 मिला इसको हम क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं, किसके साथ,
H2SO4 के साथ टाइट्रेट करते हैं, है ना। तो H2SO4 लेते हैं बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान से समझना, यहाँ पे ले लिया H2SO4 हमने एक्सेस में, तो H2SO4 कुछ ना कुछ क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है, क्यों बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे NH3 बेस है और H2SO4 क्या है, एसिड है। तो H2SO4 कितना यूज होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना यूज होगा बताओ, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 यूज्ड, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3, क्योंकि एसिड बेस टाइट्रेशन में जितना मिली इक्विवेलेंट एसिड होगा उतना ही मिली इक्विवेलेंट बेस होगा फॉर कंप्लीट टाइट्रेशन। ठीक है, हाँ। अब ये जो H2SO4 बच जाता है इसको हम क्या करते हैं, NaOH के साथ टाइट्रेट कर देते हैं, NaOH के साथ टाइट्रेट कर देते हैं। तो NaOH कितना लगा ये हम पता कर लेते हैं ना, मतलब यहाँ पे बेसिकली सेकंड टाइट्रेशन में क्या हो जाए कि जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH है दिस विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 लेफ्ट, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो हमने कितना लिया H2SO4 ये हमें पता है, ठीक है। उसके बाद कितना बच गया ये हमने इससे पता कर लिया, तो कितना रिएक्ट कर गया H2SO4 ये पता चल जाएगा, और वही क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3 होगा। चलो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। चलो मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया जेल्डोल मेथड। कहा जा रहा है कि 0.6 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज एनालाइज्ड, ये क्या लिया है, 0.6 ग्राम लिया है। द अमोनिया दस प्रोड्यूस्ड वाज एब्सॉर्ब्ड इन 100 ml ऑफ Ny10H2SO4, मतलब ये जो है वो कितना है, 100 ml है और Ny10 है, Ny10H2SO4, इतना हमने H2SO4 लिया है। द रिमेनिंग एसिड रिक्वायर्ड, है ना, रिमेनिंग जो एसिड था वो रिक्वायर कर रहा है क्या, 20 ml ऑफ 0.1 NaOH। तो हमें बताना है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। तो हमें क्या वेट ऑफ नाइट्रोजन निकाल लो, टोटल वेट कंपाउंड का 0.6 से परसेंटेज आ जाएगा, जैसे ड्यूमास मेथड में किया था। तो देखो NaOH इतना रिक्वायर्ड है, मींस जो H2SO4 बच जाएगा, है ना, H2SO4 जो लेफ्ट होगा वो इसी के बराबर होगा। तो यहां पर लिख लो डायरेक्ट कि H2SO4 रिमेनिंग है ना, ये वाला रिमेनिंग, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ, यहां पे लिख लो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 रिमेनिंग इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, मींस ये क्या होगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, हाँ या ना, ये सब चीज सबको पता होना चाहिए। अब नहीं पता अगर है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इतना सबको पता होगा कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है। तो अगर हमें यहाँ पे वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया है तो ऊपर क्या लेना पड़ेगा, मिली ग्राम इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, तब आएगा नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो अगर हम मिली इक्विवेलेंट लिख रहे हैं तो ऑब्वियस बात है वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मिलीलीटर में होना चाहिए। तो H2SO4 जो रिमेनिंग है वो 2 मिलीमोल, हमने H2SO4 लिया कितना था, तो 100 इंटू 1/10 मीन्स ये क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो H2SO4 टेकन, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 टेकन, है ना, कितना लिया था, तो ये लिया था भाई 100 इंटू 1/10, है ना, ठीक है। ऑब्वियस सी बात ये क्या है, 10 है। बच कितना गया, 2, तो रिएक्ट कितना किया, 8, किससे, अमोनिया से। इसका मतलब क्या है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 रिएक्टेड विद NH3, रिएक्टेड विद अमोनिया, दिस इज व्हाट, दिस इज 10 लिया था, 2 बच गया था, है ना, तो रिएक्ट कितना किया, 8, है ना। और यही क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3 भी होगा। तो जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 रिएक्टेड विद NH3, दिस इज इक्वल टू व्हाट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3, दिस इज इक्वल टू व्हाट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3, क्लियर। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब मिली मोल ऑफ NH3, है ना, इन दैट कंपाउंड इनटू n फैक्टर ऑफ NH3, क्योंकि इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इनटू n फैक्टर, तो मिली इक्विवेलेंट क्या होगा, मिली मोल इनटू n फैक्टर। तो NH3 का n फैक्टर क्या होता है, 1, ये क्या आ गया, 8। मिली मोल ऑफ NH3 इज 8, तो मोल ऑफ NH3 इज व्हाट, तो मोल ऑफ NH3 दिस इज इक्वल टू 8/1000। अब जितना NH3 का मोल है उतना ही तो नाइट्रोजन एटम का भी मोल होगा। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम दिस विल बी इक्वल टू 8/1000, क्योंकि नाइट्रोजन का परसेंट 1 है NH3 में, क्लियर। मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम पता चल गया, तो क्या मास ऑफ नाइट्रोजन एटम नहीं पता चलेगा, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम दिस विल बी इक्वल टू 8/1000 इंटू 14 ग्राम, आ गया। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ध्यान से देखो, 14 बरियोतल से, है ना, तो ये आ जाएगा 112 इंटू 10 का पावर -3, है ना, इतना ग्राम क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 112 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई टोटल क्या लिया था कंपाउंड 0.6, चूंकि लिखना है परसेंट में तो ये क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो आई होप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा मेरा लिखने का वो होता है, वैसे तो सही लिखा है, अच्छा लग रहा है देखने में। ओके, तो क्या मैंने जेल्डॉल मेथड भी करा दिया आपको? ऑब्वियसली मैंने जेल्डॉल मेथड भी करा दिया। तो अब आपको कोई टेंशन नहीं होगा, मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं और क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर कमेंट करके बताओगे मुझे, ठीक है। आज ही सॉल्व करोगे तभी आप है ना छोड़ना। ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट वॉल्यूम शुड यू मिक्स, ऐसा क्वेश्चन मैंने आज कराया हुआ है, ठीक है, कराया था ना 1.5 टाइम्स, यहाँ पे 40% लेसर कह रहा है, तो ये आपको करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग सेम परसेंटेज है ना बाई मास ऑफ कार्बन, तो ये आपको करना है। इसमें मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं कि सेम परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई मास कैसे निकालोगे? मास ऑफ कार्बन अपॉन व्हाट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन इनटू क्या होगा 100, ठीक है। तो बस अब वो करना क्या होता है उसमें कि जैसे कार्बन के एटम गिन लो, क्या करना होता है, कार्बन के एटम सपोज डेट किसी कंपाउंड में क्या है x है, इनटू क्या हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट 12, सॉरी कार्बन का एटॉमिक वेट 12 अपॉन व्हाट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100, परसेंटेज कंपोजिशन में बेस्ड है। तो अगर कह रहा है कि द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग सेम परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन, इसका मतलब क्या है कि इंपेरिकल फॉर्मूला जो होना चाहिए है ना दोनों का सेम होना चाहिए, तभी तो x क्या होगा सेम होगा दोनों ही कंपाउंड में, ठीक है। तो जिसमें जो जहां पे आप देख पा रहे हो कि इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है ना, तो ऑब्वियस सी बात है फिर क्या होगा सेम परसेंटेज बाई मास मिलेगा। जैसे बताओ कहीं पे बी को अगर देखे 2 कार्बन 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, उधर हो गए 6 हाइड्रोजन, नहीं चलेगा। उसके बाद है कोई, देखो किसका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम आ रहा है। ऑप्शन ए में देखे तो 2 कार्बन, ये क्या हो जाएगा C2 और H4, C2H4O2, ठीक है। और इसका देखे तो मतलब ये क्या आ गया तुम्हारा CH2O नहीं आ गया, ऑब्वियसली इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया CH2O, और इसका क्या हो जाएगा 6 से हर जगह डिवाइड कर दो तो ये भी क्या हो गया CH2O। इंपेरिकल फॉर्मूला सेम तो परसेंटेज वाई मास है ना ऑफ कार्बन सेम हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर आप चेक करो तो नहीं मिलेगा, इसका अगर ध्यान से देखो तो ये है अपना C2H4O2 और ये क्या C2H5OH, इंपेरिकल फॉर्मूला सेम नहीं होगा क्योंकि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा CH2O और ये तो एज इट इज रह जाएगा है ना, क्योंकि ये है बेसिकली C2H6O। तो अब कहाँ मिनिमम रेशियो में ऑलरेडी लिखा है 261। अच्छा थर्ड में अगर आप चेक करोगे तो ये क्या होगा C2H6O2 और ये क्या होगा C12H22O11। C2H6O2 मतलब क्या आ गया ये CH3O आ गया है ना, और यहाँ पे देखो तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा है 12, 22 और 11 सिंपलेस्ट रेशियो में ऑलरेडी है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे देख लो C6H12O6 है तो 6 से आप डिवाइड कर सकते हो तो ये क्या आएगा CH2 आएगा, लेकिन ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट में है, मतलब तीनों ही केस में इंपेरिकल फॉर्मूला पेयर का जो है वो सेम नहीं हो रहा है। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम नहीं है, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम नहीं है, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम नहीं है, तो फर्स्ट वाले में है। तो यहाँ पे क्या कहानी था कि अगर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा सेम होगा तो परसेंटेज बाई मास ऑफ एटम भी क्या होगा सेम होगा, परसेंटेज बाई मास ऑफ कार्बन क्या होगा सेम होगा। सिर्फ कार्बन ही क्यों, सपोज डेट ऑक्सीजन का पूछ लिया होता तो भी यही कहानी करते, किसी भी एटम का है ना, इस दोनों में बस कॉमन है जो। क्लियर? ओके। सो गाइस मोल कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म होता है। इस तरीके से आपको सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बता कौन सा होगा, कमेंट में आपको है ना लिखना है। और मोल कॉन्सेप्ट हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लिया 28 क्वेश्चंस के साथ। अब तो आप एकदम बल्ले बल्ले हो, मतलब अब आपको कोई नहीं हरा सकता मोल कॉन्सेप्ट में है ना, बस मजे करो अब है ना, एक बार नोट्स को बस रिवाइज कर लो थियरी को और इतने क्वेश्चन को समझ लो। पीवाईक्यू भी इसमें बहुत सारे थे, मैंने बोला नहीं लेकिन बहुत सारे पीवाईक्यू मैंने ऑलरेडी इसमें करा दिया, इवन आईआईटी के भी पीवाईक्यू थे इसमें, ठीक है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। डे 3 में हम मिलेंगे इनऑर्गेनिक के एक बहुत ही शानदार चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के साथ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आता है और मैक्सिमम 2 भी आ सकते हैं, ठीक है, कोई देखा थोड़ी है, ठीक है। तो अगले मिलते हैं, मतलब मजा आ जाएगा यार। हर वीक में देखो क्या होगा, एक चैप्टर फिजिकल का 11th का, एक चैप्टर फिजिकल का 12th का, एक चैप्टर इनऑर्गेनिक और 2 दिन ऑर्गेनिक। मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 6 दिन है, 2 दिन ऑर्गेनिक, 1 दिन इनऑर्गेनिक, 3 दिन हो गया, और फिर 3 दिन में 2 चैप्टर फिजिकल के। मजा ही आ जाएगा भाई, कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। लव यू ऑल है ना।
अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे सुआद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा घटिया सा, है ना। हम तो क्या है, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू।